पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, उनकी यादें, आज जिन लोगों ने उनके साथ वक्त बिताया है वो तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन देश भी याद कर रहा है कि किस तरीके से उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंकज पचौरी जी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में लंबे वक्त तक काम भी किया। सर, आपने उनका एक महत्वपूर्ण दौर देखा है जब वो प्रधानमंत्री बने हैं और किस तरह से जो है उन्होंने देश को लेकर के कई अहम फैसले लिए। सबसे पहले आज उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति। जी बिल्कुल। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी हानि है, और वो इसलिए है कि प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री होते हैं, बुरे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो कि एक लंबे समय तक ना सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति के लिए काम करता रहे, लेकिन उस आर्थिक प्रगति के जो फल हैं उनको लोगों में बांटने के लिए काम करता रहे, ऐसा जो मिश्रण है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। मैं आपको बताऊं उसमें कि उनमें एक विज़न था कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। उस विज़न को लागू करने के लिए या उसको ढालने के लिए उनके पास में ये क्षमता थी कि वो हर तरह के लोगों से बात कर सकें। एक कोलिशन गवर्नमेंट में, साथ ही सिर्फ कोलिशन के अपने जो साथी हैं उनके साथ में नहीं, लेकिन जो आपके विपक्षी हैं उनके साथ में भी अब बात कर सके। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा कदम उनका ये था कि जो भी फल हमें मिल रहे हैं उसके, वो लोगों के साथ में उनका बंटवारा जो है वो होना चाहिए। वो एक गरीब परिवार से थे, उनको मालूम था कि क्या गरीब परिवार की समस्याएं होती हैं, और उनको ये भी मालूम था कि वो समस्याएं जो उन्होंने बचपन में झेली वो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी झेल रही होती है, और उसी का कारण है और उसी की वजह से जितने भी ये कई सारे जिसे कहते हैं हम अधिकार वाले जो कानून हैं, राइट्स बेस्ड जो सिस्टम है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, आधार हो, इन्फॉर्मेशन राइट टू ये हो, ये सारे जो हैं वो उसी से उपज के आए हैं कि इसका जो हमें फल मिल रहा है अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का, वो सिर्फ जो बड़े कारोबारी हैं या उन तक सीमित ना रह जाए। ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, और उस तरह के सेवा भाग से उन्होंने काम किया, और इन दोनों चीज़ों को मिला के जो काम किया, वैसा जो है प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, आपने बहुत सारी जिन योजनाओं का जिक्र किया और उसके अलावा देश को एक जब संकट के दौर से गुजर रहा था उन्होंने अहम फैसले लिए, लेकिन देश को एक जो है जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना था उस ओर उन्होंने कदम बहुत सारे उठाए, लेकिन फिर भी शायद उनको जो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था वो मिल पाया। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आप जो बो रहे हैं बीज, उस पर फल जो है 25 साल बाद लगेगा। जिसे कहते हैं हम नींव की ईंट। तो अगर कहा जाए तो भविष्य का जो हिंदुस्तान है उसकी नींव की ईंट में अगर कहा जाए तो वो मनमोहन सिंह थे, क्योंकि नींव उन्होंने जो है जो मजबूत बनाई है, और इसका फल जो है हमें अभी मिलने लगा है। अब समझ लीजिए जो आईटी इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में ये था कि आप आईटी इंडस्ट्री को बेवजह टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और टैक्स हॉलीडे काफ़ी दिन तक रहा और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट आईटी इंडस्ट्री का था। नेस्कॉम जो है वो फला फूला उस समय, और हिंदुस्तान का डंका बजने लगा बाहर। तो ये था। दूसरा, उन्होंने कई सारे जो ये ट्रेड बैरियर्स जो हुआ करते थे वो ख़त्म किए। एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर में जो रोड़ा था हमारे मुल्क में, वो था कि हमारे जो अमेरिका के साथ में संधि की गई थी, न्यूक्लियर डील जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से कई मुल्क जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ में ट्रेड नहीं करते थे। अमेरिका नहीं करता था, और उसकी वजह से अमेरिका के जितने भी साथी हैं, चाहे वो नेटो देशों के हों, चाहे वो ईयू के हों, वो हमसे हमारे साथ में अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे शेयर नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। तो उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया। बस बहुत कम प्रधानमंत्री हैं कि सरकार को दांव पे लगा दिया कि भाई ठीक है, अगर ये होगा तो नहीं है, आप छोड़ के चले जाइए। और जो वामपंथी जो गुट था जो उनको समर्थन कर रहा था बाहर से, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया ये मुझे करना है, और इस वजह से लोगों को उनका कमिटमेंट जो है वो पसंद आया, और उसी वजह से उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, और फिर वो 5 साल और उसमें रहे। तो एक दूरदृष्टि उनमें थी। उस दूरदृष्टि को लागू करने के लिए जिस तरह की एक हमारे मुल्क में भाईचारे की जो स्थिति होती है उसको लेकर चलने की बात थी, वो उनमें थी। और तीसरी बात उनमें बड़ी ये थी कि वो ये चाहते थे कि सिर्फ
उन्नति करना किसी देश का मकसद नहीं है, उस उन्नति के फल सब में बांटना ये मकसद। सर, पीएमओ में ही आपके सहयोगी थे संजय बारोट साहब, उन्होंने एक किताब भी लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई क्योंकि आपने भी लंबे वक्त तक उनके साथ में काम किया, लगा कि हाँ वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वाकई में। भाई अगर वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको ओहदा दे दिया। सोनिया गांधी जीत के आई थी, ठीक है, और यूपीए जो था वो उसमें था, और मैं इसका जो है जिसे कहते हैं ना कि प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि हम लोग खड़े हुए थे 24 अकबर रोड पे जब नतीजे आ रहे थे और मैं अहमद पटेल का इंटरव्यू कर रहा था और अहमद पटेल ने मुझसे पूछा कि क्या लग रहा है आपको, और मैंने कहा कि या तो आप लोग जो हैं वो अपना स्टेक क्लेम करेंगे और या वो कर देंगे। तो अहमद पटेल ने बोला मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद में बात करेंगे इसको आगे। वो तुरंत गए, वहाँ से 10 जनपद गए, उन्होंने श्रीमती गांधी से बात की और इस दौरान उन्होंने फ़ोन पर हरकिशन सुरजीत से बात की, और जब उनका समर्थन उन्हें मिल गया उन्होंने आकर के मेरे सामने उसी इंटरव्यू में अनाउंस कर दिया कि हम स्टेक क्लेम कर रहे हैं। तो ये है, तो इसमें एक्सीडेंट कहाँ पर हो गया? इसमें एक बहुत बड़ा धड़ा है जो प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहा है, उनके धुर विरोधी कल तक के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट के बीच में हमेशा से एक विरोध रहा है पश्चिम बंगाल में और केरल में जहां पर वो सत्ता में थे, लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर वो लोग साथ आए और उन्होंने समर्थन दिया और वो प्रधानमंत्री बने। सर, कहा यह जा रहा है कि 2004 में, हालांकि आप उस दौरान प्रत्यक्षदर्शी थे और सारी जो घटनाक्रम आपके सामने हो रहा था, लेकिन उस दौरान जो है सोनिया गांधी के नाम पर एक तरह से चिट्ठी तक तैयार हो गई थी राष्ट्रपति भवन में, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं मैं नहीं, मनमोहन सिंह बनेंगे, फिर एक नई चिट्ठी तैयार की गई। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो उस समय जो है फर्स्ट चॉइस शायद नहीं थे, कुछ ऐसा। वो फर्स्ट चॉइस थे क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद कह दिया कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा इज़ द क्लोजेस्ट विच कम्स, सबसे नज़दीकी अगर आप पावर सेंटर में और प्रोटोकॉल में देखें तो या तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा थे तो उसका दूसरा हक तो उनका बनता ही था जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं नहीं बनना चाहती। उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया था कि मैं नहीं बनना चाहती, और तमाम मुझे ध्यान है लोग रो रहे थे कांग्रेस पार्टी के संसद में जब बैठक वो हो रही थी, और उन्होंने जब कहा कि मैं नहीं बनूंगी तो उन्होंने बोल दिया कि, और वो लेकर के मनमोहन सिंह जी को राष्ट्रपति के पास में गई, उन्होंने बोला कि ही इज़ आवर कैंडिडेट। तो एक्सीडेंट इसमें कहाँ हो गया? ये तो एक प्रक्रिया जो है वो डेमोक्रेसी की वो प्रक्रिया है, उसकी वजह से वो बने। लेकिन सर, विपक्ष अक्सर जो है, हालांकि आज उनको सब लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो उनका अनुभव जो उन्होंने देश के लिए किया है उसको याद कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो है जब चुनाव चल रहे थे, 2014 का चुनाव भी अच्छे से याद है, उससे पहले भी जब चुनाव, तो मनमोहन जो उनको कहा जा रहा था, तो उस तरीके से हालांकि विपक्ष ने बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मनमोहन वाकई में क्या वो ऐसे थे? मैंने इसका बाकायदा एनालिसिस किया और इस पर यहीं प्रेस क्लब में हमने लोगों से बात की कि उन्होंने 10 साल में 1000 से ज़्यादा भाषण दिए जो कि वेबसाइट पर अभी भी मौजूद हैं। कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, चाहे वो विदेश जा रहे हों, चाहे वो विदेश से आ रहे हों, चाहे वो हिंदुस्तान में हों। साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो बड़ी किया करते थे। तो मनमोहन कहाँ से हो गया? वो तो सिर्फ इसलिए कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति वो नहीं कह रहा है तो आप बोले मनमोहन है। जैसे कि आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहें और मैं ना कहूँ तो आप मुझे मौन नहीं कह सकते, हालांकि मैं बोल रहा हूँ। तो वो उसकी वजह से था। और देखिए, जाहिर है हिंदुस्तान की जिस तरह की राजनीति है उसमें अगर कोई व्यक्ति सत्ता के और आपके बीच में खड़ा हुआ है तो ये उस व्यक्ति को उस पर आक्रमण करना तो आपको वाज़ेह बात है, और वो होगा। और वही हुआ कि विपक्ष को ये लगता था कि उनके और सत्ता के बीच में ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। हालांकि वो कि 2G केस हो गया। आप देखिए सारी चीज़ें जो वो हैं आज आपके सामने हैं। जो केसेस जिसको लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे वो कोर्ट बार बार बाहर फेंक रही है। उस व्यक्ति के लिए जिस पर आप पिछले 15-20 साल से लगातार आरोप लगाते रहे, उसके मृत्यु पर आप 7 दिन का शोक दे रहे हैं। जिस तरह का सम्मान आज आप देखिए कल और आज के बीच में जो सोशल मीडिया पर और सभी जो हमारे मुल्क में जितने भी पदों पर लोग बैठे हैं वो दे रहे हैं। तो यही बात है, मन को बस यही खटकता है कि अगर ये आपने पहले कर दिया होता तो जो व्यक्ति गया है वो थोड़ा खुशी के साथ चला जाता।
और जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी 100 से ज़्यादा सवालों का जवाब दिया था उन्होंने, उसके लिए तैयारी करके आए थे क्योंकि आप तो उस समय साथ में थे। जी, हमने तो बहुत तैयारी की थी, लेकिन उन्हें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। मैं बताऊं आपको, कोई 26 पेज का एक हमने नोट बनाया था कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके ये जो है वो जवाब हैं। तो उन्होंने वो देखा, बड़ा सा वो बुलंदा था, उन्होंने 2-3 पढ़े, बोलता है बट आई नो ऑल अबाउट दिस एंड आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी, आई विल डील विद इट, चलो चलते हैं। हाँ, तो उन्होंने, हम लोग ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझ सकते हैं कोई 100 मिनट से ज़्यादा चली और कोई 69 सवाल जवाब हुए और उन्होंने सबका जवाब दिया। किसी भी सवाल पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा या चुप हो गए हो, हर एक चीज़ का उन्होंने जवाब दिया और बड़ी बेबाकी से दिया। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने ये कहा कि लोग मुझे कमज़ोर प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन कमज़ोर प्रधानमंत्री इस तरह से प्रेस से नहीं डरते। बस सर, एक चलते चलते बचपन से भी उनका काफ़ी संघर्ष रहा है, क्योंकि जब आपने उनके साथ में वक्त गुजारा है और जब आप पीएमओ में रहे होंगे तो उन्होंने वो यादें भी साझा की कुछ, और या फिर जो है जैसे हमको एक जानकारी निकल के आई है कि वो अपनी गाड़ी को लेकर के जो उनकी पुरानी गाड़ी थी शायद उसको लेकर भी उनका एक अलग अटैचमेंट था, तो वो क्या यादें? जी, वो अपने बारे में बहुत कम बोला करते थे, लेकिन क्योंकि आप किसी के साथ में काम करते हैं तो जाहिर है आप उनके साथ में बैठ के बात करते हैं। तो एक बात जो मुझे, 2-3 बातें जो मुझे याद हैं वो ये याद हैं कि एक तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और दूसरे शहर में, वहाँ पर स्कूल नहीं था, तो दूसरे शहर में उन्हें जाना पड़ा, तब तक उनके पास जूते नहीं थे। तो उन्होंने उस तरह की गरीबी को देखा। कैम्ब्रिज में जब वो थे और वहाँ पर स्कॉलरशिप पूरा नहीं पड़ता था तो वो चॉकलेट खाया करते थे दिन में, ताकि वो उससे उनको थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिले। और यहाँ पर जो गाड़ी का जो सिलसिला है, जब वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे तो साइकिल पे आया जाया करते थे, और गाड़ी का जो मामला है उससे उनको बहुत प्रेम था। उनकी वो पहली और आखिरी गाड़ी थी, और जो वहीं पीएमओ में ही खड़ी रहती थी। जी, वो वहीं पर खड़ी रहती थी और पूरा काफिला आता था जाता था, वो हमेशा देखा करते थे उससे। और उनका बड़ा, और इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि बहुत ही एक सिंप्लिसिटी उनमें थी, बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे, और उनको इस बात का रत्ती भर भी फक्र नहीं था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। आप उनसे मिलें तो आपको उनके आसपास जो तामझाम होता है दफ्तर का और सिक्योरिटी का और एसपीजी का, उससे आपको लगेगा कि आप बहुत जो है इम्पोर्टेंट आदमी से मिलने जा रहे हैं, विशेष व्यक्ति से। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे पहली मेरी जो बातचीत हुई, जब मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो आई एम ए स्मॉल मैन इन दिस वेरी बिग चेयर। तो उन्होंने जिस तरह की ह्यूमिलिटी, जिस तरह की सौम्यता, जिस तरह की संवेदनशीलता उनमें थी, उसके लिए मैं उनको याद करता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं कि मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। और ऐसे सिर्फ पंकज पचौरी जैसे लोग ही नहीं, बल्कि तमाम लोग जिन्होंने उनके साथ में वक्त गुजारा है, निश्चित तौर पर उन्हीं यादों के साथ में उनको याद कर रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी वजह से देश का जो विकास रहा है उसके आर्किटेक्ट के तौर पर उनको देखा जाता रहा है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सहयोगी दल हो, सब उनको उसी तरह से नम आंखों से याद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका जाना है देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.